वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि केस स्टडी को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। जब भी हम अपने बोर्ड्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें बिजनेस स्टडीज़ में तो यही डर लगता है कि हम केस स्टडी को सॉल्व ही नहीं कर सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप केस स्टडी के थोड़े से भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, मतलब उसकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो केस स्टडी आपके हाथ से कहीं नहीं जाती। आप उसे बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं और उसमें मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से केस स्टडीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी कुछ अपनी टिप्स रहेंगी आपके लिए, जिनको अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपकी केस स्टडीज़ कहीं नहीं जाएंगी। आप सारी की सारी केस स्टडीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं कि वो टिप्स क्या है, और इसमें हम फिर एक एग्जाम्पल भी देखेंगे जिसके थ्रू मैं आपको एक केस स्टडी आज यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। देखना आप वो कितने ईजी वे में सॉल्व होगी। ठीक है, तो सबसे पहले टिप्स की तरफ चलते हैं कि वो कौन सी टिप्स हैं जिनके बेसिस पे केस स्टडी बहुत ज़्यादा इजी बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, तो ये है हमारी आज की पहली टिप। फर्स्टली कंप्लीट योर यूनिट। जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करने की सोच रहे हैं तो एक तो मेरी सलाह ये है कि आप पूरी बुक कंप्लीट करने के बाद केस स्टडी पर ना जाएं कि पहले हम पूरी बुक कंप्लीट कर ले तब हम केस स्टडी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। आप एक एक यूनिट लीजिए, पहले एक यूनिट को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसको पढ़िए, समझिए चीज़ों को उसमें क्या है, तब उसके बेसिस पे कुछ केस स्टडी सॉल्व कीजिए। कभी भी पूरी बुक पर डिपेंड मत होइए। तो सबसे पहले अपनी एक यूनिट को कंप्लीट करिए। यूनिट कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो केस स्टडी में सबसे पहला पॉइंट है कि आप केस को अच्छे से समझिए कि केस में क्या बोला हुआ है, उसे अच्छे से रीड कीजिए। मतलब उसको आपका मीनिंग आपको उसमें समझ आना चाहिए। मतलब जो भी उसमें लिखा हुआ है केस में, वो आपको एटलीस्ट पता हो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको मीनिंग ही नहीं समझ आएगा तो आगे आप कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपनी यूनिट कंप्लीट कीजिए। जो भी केसेस आपको अवेलेबल है उनको अच्छे से पढ़िए, एक एक केस को बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान से उसको रीड कीजिए। अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट यू हैड स्टडीड योर फ्रॉम बुक। ओके, मतलब जो आपने अपनी बुक से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। मान लीजिए किसी चीज़ में आपसे किसी केस स्टडी दे दी, आपसे बोला इसके कुछ फीचर्स बताओ, तो फीचर्स आपको ऑलरेडी आप यूनिट में पढ़ चुके हुए होंगे। तो सबसे पहले वही चीज़ याद रख करिए कि आपने उसमें फीचर्स कौन कौन से पढ़े थे, क्योंकि आंसर कभी बाहर से नहीं होता। अगर आपसे इंपॉर्टेंस पूछी है, फीचर्स पूछा है, मीनिंग पूछा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी यूनिट पर बेस्ड है। तो उस यूनिट के उस पार्ट को ध्यान से सोचिए कि वो क्या था, और उसके बेस पे ही आंसर को निकालने की कोशिश कीजिए। सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स आपके उसमें अवेलेबल हैं वो कहीं ना कहीं आपको केस स्टडी में फ़ायदा करेंगे। आपको कहीं से भी अलग से पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपनी यूनिट को बहुत ध्यान से पढ़िए, केस स्टडी जो भी आपको अवेलेबल है उसको रीड करिए। जो कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी बुक से पढ़ चुके हैं उसी को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए अपने केस स्टडी में। देन थोड़ा सा अपना लॉजिकल थिंकिंग लगाइए। हमेशा केस स्टडी का जो आंसर होता है वो आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है। बस ज़रूरत ये होती है कि आप थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग के साथ चलिए। ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन को पढ़ लिया और आपको समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग लगाइए कि किस तरह से आप उसे कर सकते हैं। सारे आंसर्स मोस्टली केस स्टडी के आंसर्स आपको क्वेश्चन में ही अवेलेबल हो जाते हैं। ज़रूरत है बस आपकी थिंकिंग का कि आप कितना एब्स्ट्रैक्ट वे में सोच पा रहे हैं। ओके, एंड लास्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो प्रैक्टिस तो सबसे ज़्यादा मस्ट है। जितने भी आपने मान लीजिए कोई यूनिट कंप्लीट करी, उसके बाद आप कुछ केस स्टडीज़ उसके बैठ के सॉल्व कीजिए। दूसरी यूनिट पे जाने से पहले आप उस यूनिट की कुछ ना मतलब कम से कम 5 से 10 केस स्टडी तो आप उस पर बेस कीजिए। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको केस स्टडी समझ भी आ जाएगी और आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो वो आपसे फिर नहीं होगी। तो चीज़ों की प्रैक्टिस करना, उनके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस बिल्कुल भी स्किप ना करें, वो ज़रूर करें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है, और ये बात तो आप जानते ही हैं कि प्रैक्टिस के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मैंने ये तो बता दिया कि भाई बहुत ईजी है, तब कैसे ईजी है ये भी तो देखना पड़ेगा। बोलना तो केवल काफ़ी है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली केस स्टडी को। आप देखना बहुत ईजीली वे में हम उसे सॉल्व करेंगे और फिर आप भी उसे कर पाएंगे। देखिए, ये हमारी आज की पहली केस स्टडी है जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए ली है।
अब ये पूरी की पूरी केस स्टडी है, इसे देखते ही मत घबराना। सबसे पहले देखो कि इसमें पूछा क्या है। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं सबसे लास्ट में, विच इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आपसे पूछी गई है क्या, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आपने इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी पढ़ी हुई है, यूनिट आपने कंप्लीट कर ली, उसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आई थी। तो सबसे पहले फ्लैशबैक में जाकर ये सोचिए कि इम्पॉर्टेंस कौन कौन सी थी। सारी इंपॉर्टेंस जब आपको याद आ जाएंगी तो इस केस स्टडी के आंसर आपके वहीं से ही निकलेंगे। तो इम्पॉर्टेंस मैनेजमेंट की कौन कौन सी होती हैं कि वो सोसाइटी के लिए सोचता है, मतलब एक मैनेजमेंट अच्छा वही है जो सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करे सोसाइटी का। वो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। एक अच्छा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाता है, मतलब चेंज आते रहते हैं तो उसमें हेल्पफुल होता है। एक अच्छा मैनेजमेंट जो होता है वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है वर्क की, और कंपनी को उसके गोल अचीव करने में उसकी मदद करता है। सही है या नहीं बात है? ये सारी इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। आप भी बता सकते हैं, आपने मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ा है तो आप उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो आपको याद होंगी ही ना। तो उन्हीं के बेस पे हमें ये केस स्टडी सॉल्व करना है। तो इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले इसका मीनिंग ज़रूर समझिए। XYZ इज़ अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी। XYZ लिमिटेड एक मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी है, मतलब उसके अंदर मैनेजमेंट को पूरी तरह से फॉलो किया जाता है। टाइम एंड अगेन ऑल द एम्प्लॉयज़ लर्न फ्रॉम देयर सीनियर। वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने सीनियर से बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं कि सिचुएशन को किस तरह डील करना है, उसको किस तरह हैंडल करना है। वो अपने सीनियर्स से ये सब चीज़ें सीखते हैं। दे आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग वेन एवर रिक्वायर्ड। उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है जब भी उसकी ज़रूरत है। राइट, उनको ट्रेनिंग दी जाती है जब भी उसकी ज़रूरत होती है। इस पॉइंट को भी याद रखना। दे आर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव्स बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपसे बोला गया है दे आर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव्स बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। जैसे आपको केस स्टडी मिली, केस स्टडी में अब आप ये देखिए इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट आए, उनको अंडरलाइन करते जाइए। सबसे पहला कौन सा आया कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। किसको दी जा रही है? एम्प्लॉयज़ को दी जाती है टाइम टू टाइम। सेकंड थिंग, उनको इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ सी देयर डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ फील कर रहे हैं कि उनका भी डेवलपमेंट का ध्यान रखा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। तो हमने अपनी इंपॉर्टेंस में ये पॉइंट भी पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट होता है वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। और आपको वो याद भी नहीं आ रहा तो मत आने दीजिए, छोड़िए उस पॉइंट को। आप यहीं पे देख लो, यहाँ पे आपको क्लियर बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए हैं। जब उनको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए सोच रही है। इसका मतलब कंपनी एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए सोच रही है। राइट, तो एक पॉइंट आपका यहाँ से निकल जाता है। देन आगे पढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू बिहेव एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सोसाइटी। यहाँ तो इन्होंने साफ साफ ही हमें आंसर दे दिया है। इन्होंने बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के लिए भी सोच रही है। क्लियर इन्होंने इसमें खुद ही बोल दिया ना, हमें तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने खुद ही केस स्टडी में हमें दे दिया कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के लिए भी सोच रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, वो एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट का सोच रही है, वो सोसाइटी के टुवर्ड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझ रही है। हमेशा वो क्या कर रही है, एक अच्छे गुड्स, अच्छा क्वालिटी के गुड्स वो प्रोड्यूस कर रही है। ये ऑलवेज है, यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत हो गई है। तो वो क्या कर रही है, वो एक अच्छे क्वालिटी के गुड्स सोसाइटी को प्रोवाइड कर रही है। जब वो अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कर रही है तो सोसाइटी के लिए तो वो सोच रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी इमेज अच्छी बन रही है मार्केट में। सही पॉइंट है, जब वो सोसाइटी के लिए सोचेगी तो सोसाइटी भी आगे उसी से खरीदनी चाहेगी और भी चीज़ें। राइट, पब्लिक वहीं जाती है जहाँ उसे अच्छा मिलता है। आगे देखते हैं। द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आर सुपर्ब एंड द एम्प्लॉयज़ ऑलवेज ट्राई टू फाइंड यूनिक वेज ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे वो इस चीज़ का भी ध्यान रख रही है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो रैपिडली चेंज होता रहता है। लोगों की डिमांड चेंज हुई तो उसके अकॉर्डिंग तुरंत बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा, तुरंत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इस वजह से क्या होगा, फिर एम्प्लॉयज़ भी तो ट्रेडिशनल मेथड पे नहीं कर सकते ना अब आगे काम। एम्प्लॉयज़ को भी तो ट्रेंड होना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रख रही है। ये एक पॉइंट आपका यहाँ से निकल गया इंसेंटिव से। ओके, दूसरा पॉइंट आपका निकला रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो वो निभा रही है सोसाइटी के प्रति। तीसरा पॉइंट आपका निकलता है यहाँ पे ट्रेनिंग से, कि वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रही है बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ की। ओके, दिस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ गुड मैनर। जब वो बिजनेस एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेगी, उनको आगे मॉडर्न एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आगे उनको ट्रेन कर देगी, तो ऑफकोर्स वो इजीली एग्जिस्ट कर पाएगी सोसाइटी में, इजीली एडजस्ट कर पाएगी और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकेगी। अब यहाँ पे इनसे क्या पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में, विच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर। सबसे पहले हमें बतानी है कौन कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पे हाईलाइटेड हुई है, तो हम 3 बता देंगे कि वो पर्सनल डेवलपमेंट का ध्यान रख रही है। ये पॉइंट नहीं लिखना, मत लिखिए, ये लिख दिए कि वो एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट का ध्यान रख रही है, आपका कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि वो सोसाइटी के टुवर्ड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही है। एंड थर्ड पॉइंट आप ये वाला लिख सकते हैं कि वो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रही है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, आप ये लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट। अब आगे इनसे आपसे एक चीज़ और पूछी गई है, ऑल्सो आइडेंटिफाइड द लाइन्स। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या जा रहा है। यहाँ आपसे 2 चीज़ पूछी गई हैं, आपने इंपॉर्टेंस तो बता दी, बट यहाँ आपसे लाइन्स भी पूछी गई हैं, मतलब जिस बेस पे आप पॉइंट लिख रहे हैं वो आप किस बेस पे लिख रहे हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखने वाली बात आपको किससे पता चली, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का, तो आप ये भी लिखोगे। आइडेंटिफाइड लाइन्स मतलब जो पैराग्राफ में लाइन दी हुई हैं आप वो भी वहाँ लिखोगे कि कौन सा पॉइंट आपको किन लाइन्स के बेसिस पर लगा, वो लाइन्स भी आप वहाँ पर दिखाओगे। अब एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, हालांकि आपको यहाँ से समझ आ गया होगा, बट फिर भी एक बार सॉल्यूशन भी इसका देख लेते हैं। ये है हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर हाईलाइटेड हेयर। सबसे पहला वही डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जिसका मैंने आपको बताया कि आप इसके जगह ये भी लिख सकते हैं कि वो क्या कर रही है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, आप ये भी डाल सकते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी, या मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, और मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, मैनेजमेंट हेल्प्स टू ग्रो द एम्प्लॉयज़, टू डेवलप द एम्प्लॉयज़, वो उन एम्प्लॉयज़ को डेवलपमेंट करने में हेल्प कर रही है। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, इसमें आपने लाइन्स कौन सी लिखी थी, ये रही जो हमने पढ़ी थी, they are also given incentives both financial as well as non financial, the result is employees see their development in the organization। ये पूरी लाइन्स आपको नहीं बनानी, ये पूरी आपको उसमें गिवन है पैराग्राफ में, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है, ये देखिए, दे से लेकर, ये देखिए दे से लेकर आप पूरा इसे यहाँ तक लिख देंगे। ये पूरा आएगा ना, दे आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग वेन एवर रिक्वायर्ड, दे आर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव्स बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, जिसके रिजल्ट में एम्प्लॉयज़ को क्या फील हो रहा है, उनका डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो कौन सा था। नेक्स्ट पॉइंट था डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी का भी ध्यान रख रही थी, ये भी पॉइंट हमने उसमें देखा था पैराग्राफ में। द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू बिहेव एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी एंड ऑलवेज क्रिएट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ये भी मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, उसमें पूरा पूरा लाइन्स गिवन है। थर्ड आपका लास्ट पॉइंट आया हेल्प्स इन बिकमिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक किस तरह से बनाया जा रहा है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रख रही है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रही है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है कि ईजीली बिजनेस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर पा रही है, एडजस्ट कर पा रही है, क्योंकि वो ट्रेनिंग दे रही है, मॉडर्न एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर रही है। तो आपने देखा कोई भी पॉइंट आपको अलग से बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये वाला पॉइंट भी आपको वही मिल गया ट्रेनिंग के बेसिस पे, ये वाला पॉइंट भी आपको वही मिल गया। ये तो क्लियरली ही बोला गया था कि वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन सामने आ रही है, एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रही है। और ये वाला भी पॉइंट आपको ऐसे ही मिल गया था क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है। ओके, एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट में को वो हमेशा पर्सनल डेवलपमेंट के बेसिस में मानते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, इसलिए उनको पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। तो ये थी हमारी एक केस स्टडी जो हमने आज की थी, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको केस स्टडी सॉल्व करने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आगे इसी तरह की केस स्टडीज़ मेरे साथ मिलकर सॉल्व करना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।